हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं। जीएसटी का जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 7 आज शुरू करेंगे। इसमें हम ट्राई करेंगे 3-4 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 3-4 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर भी है जैसे डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है एंड ये सब क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए। एंड ये बुक आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाकर आप ये क्वेश्चन बैंक एंड डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन बैंक, इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट बुक, कलरफुल वाला बुक एंड डायरेक्ट टैक्स का कलरफुल बुक है। तो चारों बुक मिल जाएगा जो कि आपको चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, ये आप ले आइए, वहाँ पे डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए। अगर आपको प्रिंट आउट में कोई दिक्कत होता है या अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो ये नंबर में आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, 8328907471 ये नंबर में आप बुक ऑर्डर दे सकते हैं हार्ड कॉपी के लिए। ठीक है, जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में हम मेनली बुक्स यहाँ से डिस्पैच करते हैं। एंड हमारा डिलीवरी पार्टनर भी रहते हैं, डीटीडीसी, ब्लू डार्ट एंड ई कॉम रहते हैं एंड डिलीवरी भी रहते हैं, बहुत एक्सप्रेस बीज भी रहते हैं। तो जो भी डिलीवरी चैनल है कोरियर पार्टनर, हम उनके साथ हमारा वो कोरियर पार्टनर है, तो आपको बुक जल्दी जल्दी मिल जाएगा हार्ड कॉपी। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट ऑलरेडी 6000 प्लस स्टूडेंट भी ऑर्डर दे चुके हैं। आपको अगर चाहिए तो आप ये बुक ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट बुक है कलरफुल है एंड उसका जो जीएसएम है बहुत मोटा है, मीन्स बहुत बढ़िया है। एंड वो कलर जो बोलते हैं प्लास्टिक वाला बोलते हैं, पेपर मैक्सिमम बोलते हैं स्टूडेंट, तो उसी पेपर में वो वाला बुक है हमारा। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं ऑर्डर देने के लिए तो आप दे सकते हैं। एंड दूसरा चीज़, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे अगर बेनिफिट आप देखेंगे कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब में उठाकर देख लीजिए, कहाँ पे भी नहीं मिलेगा ऐसे वीडियोज, आप उठा कर देख लीजिए, हम आपको बोलते हैं। एंड ये जो बेनिफिट है ना, ये हम सब कुछ फ्री में आपके लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन आंसर इतना कोई नहीं सॉल्व करेगा। डीटी में 900 है, डीटी में 750 है एंड आईडीटी में 900 क्वेश्चन। अगर देखें लगभग 1600 क्वेश्चन से, एंड हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे कोई भी नहीं करता है। इवन रेगुलर क्लासेस, फास्ट ट्रैक क्लासेस जो भी टीचर लेते हैं वो भी सॉल्व नहीं करते हैं इतना क्वेश्चन। तो हम सॉल्व कर रहे हैं कम से कम टाइम में, जिससे आपको एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनेशन आ जाएगा। क्योंकि हमारा स्टूडेंट अगर देखें मैक्सिमम स्टूडेंट 70 प्लस रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो वीडियो को वो देखते हैं 5 से 7 बार देखते हैं, प्लस रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको भी रिटर्न प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड 5 से 7-8 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कम से कम टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको भी बढ़िया होगा जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए। और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप अकेला प्रैक्टिस करेंगे कोई भी क्वेश्चन बैंक, तो वहाँ पे आपको लग सकता है 10-15 दिन लग सकता है। अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, डीटी पूरा हो जाएगा 2-3 दिन में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम आपका जो भी टाइम है वो 10x कम कर लेंगे। ठीक है, 10x कम कर लेंगे अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे एंड इसके साथ अगर सॉल्व करेंगे। एंड 70 प्लस पक्का है डीटी आईडीटी में। बहुत सारा टीचर एंड स्टूडेंट भी बोलते हैं कि सर डीटी में मार्क्स नहीं आता है, बट अगर आप मेरे जो भी वीडियो जो अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको 70 प्लस 80 प्लस भी आ जाता है स्टूडेंट। इस बार जो नवंबर 2023 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का आया है, 70 प्लस 80 प्लस आया है, तो आपको भी वहाँ पे लाना पड़ेगा 70 प्लस 80 प्लस। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पक्का 70 प्लस 80 प्लस लाना पड़ेगा एंड मेरे को मैसेज करना पड़ेगा कि सर हमारा इतना नंबर आया है, ताकि हम भी खुश होंगे कि हाँ हमारा जो भी फ्री जो प्रोवाइड करते हैं सच में वो फ्रूटफुल स्टूडेंट के लिए होता है। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी इसको रेफर करिए एंड अच्छा मार्क्स सिक्योर करिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, एंड इसको शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए फ्रेंड के साथ, जहाँ पे भी हो आप लोग वहाँ पे शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये पहुँच जाएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट 70 प्लस 80 प्लस रखेंगे। तो हमारा वही मेन मोटिव है कि हम चाहे तो वहाँ पे चार्ज कर पाते, बट हमारा मेन मोटिव है कि हमको फ्री में स्टूडेंट को पढ़ाना है। ऐसे नहीं है कि हम ये पहला बार हम फ्री में दे रहे हैं। अगर देखेंगे 2-3 अटेम्प्ट से हम फ्री में दे रहे हैं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे आपको एग्जामेशन क्लेम कर पाएगा। ठीक है, इसको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कंपलसरी करिए एंड कमेंट दीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप बाहर वाला वीडियो में वहाँ पे भी अगर कोई भी लिंक है, मोटिवेशनल लिंक है, उसको शेयर कर देते हैं, स्टाटस में डाल देते हैं, बट हमारा वीडियो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है क्या? आप इसको शेयर करिए एंड कमेंट पे अच्छा सा कमेंट दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, बट आप भी दीजिए ताकि आप भी जल्दी जल्दी पास हो जाएं। लाइक करिए कंपलसरी, ठीक है, लाइक करिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। जॉब वर्क चैप्टर है, जॉब वाला चैप्टर एंड छोटा सा चैप्टर है, बट इसका क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप नहीं करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर ये चैप्टर तो बुक में ही नहीं डालते हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन आता है 143 ये आपका आ जाता है कहाँ पे, मिसलेनियस वाला चैप्टर में आ जाता है। तो मिसलेनियस वाला चैप्टर को टीचर लोग नहीं डालते हैं चैप्टर में, तो इसलिए ये प्रोविजन ही नहीं डालते हैं, बट इससे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है। ठीक है, एंड लॉन्ग टाइप भी आता है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स रिलेटेड टू जॉब वर्क। तो जॉब वर्क का जो भी अकाउंट्स कौन मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट ऑफ जॉब वर्क रिलेटेड इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। जो भी वो सेंड करेगा जॉब वर्क के पास, तो वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द प्रिंसिपल डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है क्या गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्क विदाउट डिक्लेयरिंग द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्क आज इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मेनली
अगर कोई भी पर्सन वो उसका जो भी बिजनेस प्लेस को अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर डिक्लेयर करेगा तभी जाकर वहाँ से वो सप्लाई कर सकता है। बट प्रिंसिपल कौन सा सिचुएशन में वो जॉब वर्क का प्लेस से वो सप्लाई कर सकता है विदाउट डिक्लेयरिंग दी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द जॉब वर्क आज एडिशनल प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर ना करके वो सप्लाई कर सकता है। कौन सा सिचुएशन में? दो सिचुएशन। पहले तो वो जो जॉब वर्क वो रजिस्टर होना चाहिए, एंड दूसरा है जो भी वो डील कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नोटिफाई करता है कमिश्नर। ये दोनों सिचुएशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर वो वहाँ से सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर विदाउट डिक्लेयरिंग द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस टू सर्कमस्टेंसेस से। पहला है जॉब वर्कर वो रजिस्टर होना चाहिए, एंड दूसरा है प्रिंसिपल जो भी है वो एंगेज इन द गुड्स जो कि नोटिफाई करता है कमिश्नर, तभी जाकर वो वहाँ से सप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जो मेन मोटिव है कि कम से कम टाइम में हमको सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन द इनपुट और कैपिटल गुड्स अगर नॉट रिसीव बैक और सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अगर वो सप्लाई नहीं करते हैं या रिसीव बैक अगर नहीं करते हैं, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है इनपुट के लिए 1 साल है एंड कैपिटल गुड्स के लिए 3 साल है। फर्दर वो एक्सटेंड हो सकता है। इनपुट के लिए फर्दर अगर कमिश्नर सेटिस्फाई होगा 1 ईयर एक्सटेंड हो सकता है, कैपिटल गुड्स 2 ईयर एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अगर ये जो टाइम पीरियड है 1 ईयर या 3 ईयर के अंदर अगर वो रिटर्न बैक नहीं करता है या सप्लाई नहीं करता है तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है जॉब वर्कर के पास एंड प्रिंसिपल के हाथ में टैक्स लगा देंगे। अगर वो IT से ऑलरेडी क्लेम कर चुका होगा तो उसके हाथ में वो रिवर्स हो जाएगा, मीन्स वो टैक्स भरेगा उसके ऊपर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। इफ द इनपुट और कैपिटल गुड्स अगर रिसीव बैक नहीं करते हैं और सप्लाई अगर नहीं करते हैं जॉब वर्कर प्लेस से विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, तो वहाँ पे हम मानेंगे कि जो भी इनपुट और कैपिटल गुड्स वो सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर ऑन द डे व्हेन द इनपुट और कैपिटल गुड्स वो सेंड कर रहा है क्या प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास और द डेट ऑफ रिसिप्ट। क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल अगर डायरेक्टली बोल देता है कि जो रियल सप्लायर को बोल देता है कि आप जॉब वर्कर के पास भेज दीजिए, तो वहाँ पे हम जो भी डेट काउंट करते हैं जिस दिन वो रिसीव करता है, नॉर्मली हम जिस दिन सेंड करते हैं, बट अगर डायरेक्टली सेंड करेगा जो भी रियल सप्लायर किसके पास, जॉब वर्कर के पास ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, तो वहाँ पे जिस दिन रिसीव करता है उस दिन से हम काउंट करेंगे 1 साल या 3 साल। तो यहाँ पे ये पीरियड के अंदर अगर वो नहीं रिसीव बैक नहीं करता है या अगर वो सप्लाई नहीं करता है तो वहाँ पे हम मानेंगे प्रिंसिपल को टैक्स देना पड़ेगा एंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आ जाइए। जेन्नी इंजीनियर्स हैज मोल्ड डिलीवर डायरेक्टली टू ए जॉब वर्कर। तो डायरेक्टली मोल्ड वो डिलीवर कर रहा है जॉब वर्कर के पास फ्रॉम द सप्लायर फॉर मेकिंग सर्टेन प्रिसीशन पार्ट्स फॉर यूज इन द फैक्ट्री ऑफ जेन्नी इंजीनियर्स। तो वहाँ पे कुछ काम करने के लिए प्रिसीशन पार्ट वो यूज़ करेगा फैक्ट्री ऑफ द जेन्नी इंजीनियर्स में। आज पर द एग्रीमेंट द मोल्ड वो रिमेन किसके पास रहेगा विद द जॉब वर्कर आज लॉन्ग आज वो वे आर बीइंग सेंट टू हिम। तो जॉब वर्कर के पास रहेगा जब तक वो काम खत्म नहीं हो पाता है, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स ए डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है। टीम विजिटेड द जॉब वर्कर एंड नोटिस करते हैं कि मोल्ड को नोटिस करते हैं। 4 साल के बाद वो जाते हैं डिपार्टमेंटल जो भी ऑडिट टीम जाते हैं एंड वहाँ पे नोटिस करते हैं कि वो जेन्नी इंजीनियर्स का मोल्ड है। GST डिमांडेड फ्रॉम जेन्नी इंजीनियर्स, वो GST डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो IT से ऑलरेडी वो ले गया था बट वो रिसीव नहीं कर रहा है मोल्ड एंड फर्दर मोर नॉट ब्रिंगिंग द मोल्ड बैक आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर हो गया अभी तक वो रिसीव नहीं किया है। हाउ शुड दे रेस्पॉन्ड टू दिस। तो यहाँ पे मेनली अगर कैपिटल गुड्स मोल्ड मेनली कैपिटल गुड्स अगर हम सेंड करेंगे तो वहाँ पे रिसीव बैक करना पड़ेगा 3 साल के अंदर एंड अगर डायरेक्टली सेंड करेंगे जिस दिन से वो रिसीव करता है उस दिन से 3 साल के अंदर रिटर्न बैक करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो मोल्ड डाइज जिग्स फिक्सचर, ठीक है, तो ब्रिक्स उस टाइम ये नहीं लगेगा, ठीक है। मोल्ड के टाइम ये 3 ईयर का टाइम नहीं लगेगा। टाइम पीरियड जितना टाइम हो उतना टाइम वो रख सकता है जॉब वर्कर के पास, वो सप्लाई करे नहीं करे तो भी वहाँ पे IT से मिलेगा उसको, कोई भी रिवर्स नहीं होगा एंड सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि कोई भी उसके लिए टाइम पीरियड नहीं है। तो इसलिए जेन्नी इंजीनियर्स जो भी बोल रहा है वो सही है, ठीक है। जेन्नी इंजीनियर्स जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, जो भी है वो सही है। जेन्नी इंजीनियर्स जो भी बोला है वो सही है, ठीक है। तो मेनली अगर वो प्रिंसिपल IT से ले लेता है, ठीक है, अगर वो नहीं रिसीव करता है तो वहाँ पे 3 साल या एक्सटेंडेड 2 ईयर, तो वहाँ पे हम मानेंगे कि जॉब वर्कर वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डीम्ड कैपिटल गुड्स वो प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर के पास सेंड करता है एंड डे होयर सेंड वहाँ से लेंगे, बट यहाँ पे ये टाइम लिमिट नहीं लगेगा, ठीक है, बोल्ड के टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे जेन्नी इंजीनियर वो करेक्टली टेकन किया है, IT से कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आ जाइए। सुदामा इंडस्ट्रीज रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है एंड वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्लास्टिक पाइप्स फॉर अदर सप्लायर्स ऑन जॉब वर्कर बेसिस। तो यहाँ पे ये जो सुदामा इंडस्ट्रीज एक जॉब वर्कर है एंड वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है एंड वो प्लास्टिक पाइप मेनली यहाँ पे काम कर रहा है, प्लास्टिक पाइप में वो जॉब वर्कर बेसिस में काम करता है। ऑन 10 जनवरी प्लास्टो मैन्युफैक्चरर रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो सेंड करा है प्लास्टिक वर्थ 4 लाख का सेंड करा है एंड मोल्ड 50,000 का सेंड करा है किसके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट टू सुदामा इंडस्ट्रीज टू टेक प्लास्टिक पाइप्स, ठीक है, टू मेक प्लास्टिक पाइप के लिए। तो यहाँ पे आपका सुदामा इंडस्ट्रीज है, सुदामा इंडस्ट्रीज है, वो एक जॉब वर्कर है, उसके पास वो सेंड करता है, कौन है, प्लास्टो मैन्युफैक्चरर, वो सेंड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब वर्कर बेसिस में। कैपिटल गुड्स 4 लाख का है एंड मोल्ड 50,000 का वो सेंड कर रहा है, ठीक है, प्लास्टिक सेंड कर रहा है, ठीक है, प्लास्टिक सेंड कर रहा है और प्लास्टिक पाइप बनाने के लिए। सुदामा इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज ओन मटेरियल्स ए स्पेशल टाइप ऑफ लैमिनेशन मटेरियल फॉर कोटिंग द पाइप्स।
वर्थ 1 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स। तो वहाँ पे वो जो प्लास्टिक पाइप बनाने में वो स्पेशल टाइप ऑफ लैमिनेशन मटेरियल यूज करा है, उसका कर सकता है जॉब वर्कर, उसका जॉब वर्किंग प्रोसेस में उसका ओन मटेरियल भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये रेज करा है इनवॉइस 2 लाख का, आज जॉब चार्जेस 2 लाख वो रेज करा है, इनवॉइसेस मेकिंग पाइप्स एंड रिटर्न द मैन्युफैक्चर्ड पाइप्स थ्रू डिलीवरी चालान, एंड वो रिटर्न कर रहा है डिलीवरी चालान के थ्रू वो जो प्लास्टिक पाइप्स टू प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स ऑन 20 अक्टूबर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर में वो रिटर्न कर रहा है, मीन्स विद इन 1 साल के अंदर वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रिवर्स नहीं होगा आईटीसी, जो भी है आईटीसी उसको मिलेगा। उसके बाद ऑन द सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक पाइप्स वाज मेड फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चर के लिए जो भी वो क्वालिटी क्वांटिटी का जो प्लास्टिक पाइप बना रहा था वो सुदामा इंडस्ट्रीज उसको ओन मटेरियल से बना रहा है, मीन्स वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है एंड वो उसको सोल्ड कर रहा है, सॉलिड पाइप्स को वो सोल्ड कर रहा है, जम्मू कश्मीर में है, 7.5 लाख ऑन 20 अक्टूबर। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करता है कि सुदामा इंडस्ट्रीज वो सेम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेम पाइप्स जो कि प्लास्टो मैन्युफैक्चरर के लिए बना रहा था, तो वो सॉलिड पाइप्स को सेल कर रहा है, वो खुद मैन्युफैक्चर करके उसका ओन मटेरियल यूज करके वो उसको सोल्ड कर रहा है, ठीक है। एग्जामिन द सिनेरियो एंड अदर offer your views in the following issues with reference to the provision relating to the job work under GST law। तो यहाँ पे आप बताइए, आंसर दीजिए जॉब वर्क करके रिलेटेड। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है प्लास्टिक पाइप्स बाय सुदामा मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चरर एंड सॉलिड पाइप्स। तो यहाँ पे किस डिफरेंस है क्या, जो भी यहाँ पे सुदामा इंडस्ट्रीज वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्लास्टिक पाइप्स जॉब वर्क करके सेंड कर रहा है जो भी प्लास्टो मैन्युफैक्चरर को, एंड यहाँ पे जो सेल कर रहा है सॉलिड पाइप्स को सेल कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग करके, हाँ डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो प्लास्टो मैन्युफैक्चरर के लिए जो भी वो बना रहा है वो मेनली जॉब वर्क का काम कर रहा है। जॉब वर्कर मीन्स वो जो भी मटेरियल वो सेंड किया था उसमें वो कुछ मटेरियल यूज करके वो जॉब वर्किंग कर रहा है एंड उसको वो जॉब चार्जेस ऐड करके वो सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो ये सेंड कर रहा है ना, ये मेनली जॉब वर्क है। एंड जॉब वर्क अगर देखें आज पर शेड्यूल नंबर 2 जॉब वर्क अगर करेंगे तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो ये जो भी है काम है इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो सुदामा इंडस्ट्रीज यहाँ पे ओन मटेरियल में यूज करके एंड वो मैन्युफैक्चरिंग करके सॉलिड पाइप्स को वो प्लास्टिक पाइप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मेनली खुद मैन्युफैक्चरर है, तो इसको हम मानेंगे क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे मैन्युफैक्चरर मानेंगे। एंड मैन्युफैक्चरर मीन्स यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो डिफरेंस है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे एंड इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो यही दिया है, बहुत सारा दे दिया है, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट अगर देखेंगे आज पर शेड्यूल नंबर 2 उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो इसलिए डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है। तो जो भी वो प्लास्टो मैन्युफैक्चरर के लिए जो भी बना रहा है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे एंड सॉलिड पाइप्स को जो बनाकर सेल कर रहा है उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। फिर सुदामा इंडस्ट्रीज वो यूज कर सकता है क्या ओन मटेरियल व्हेन इट इज मैन्युफैक्चरिंग द प्लास्टिक पाइप्स ऑन जॉब वर्क बेसिस, यस, उसका ओन मटेरियल भी यूज कर सकता है जब वो जॉब वर्क बेसिस में अगर वो काम कर रहा है, ठीक है। तो एक क्लैरिफिकेशन है, सर्कुलर है, इन एडिशन टू द गुड्स जो भी रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल वो उसका गुड्स भी वो सर्विसेज में यूज कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है whether sending of plastic and mold to Sudama Industries by plaster manufacturer is a supply and taxable invoice needs to be issued। नहीं, जब प्रिंसिपल कोई भी सेंड करेगा जॉब वर्कर के पास तो वहाँ पे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, बट अगर वो रिसीव बैक नहीं करता है 3 ईयर या 1 ईयर के अंदर तो वहाँ पे उसको हम मानेंगे। मीन्स रिसीव बैक नहीं करता है या अगर वहाँ से अगर सप्लाई नहीं करता है तो वहाँ पे उसको हम सप्लाई मानेंगे, तो वहाँ पे टैक्स इन्वॉइस इशू करेंगे। बट जब वो सेंड करता है जॉब वर्कर के पास जो भी प्लास्टिक्स है या मोल्ड है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर सप्लाई नहीं मानेंगे तो वहाँ पे टैक्स इन्वॉइस नहीं इशू होगा, तो वहाँ पे आपका डिलीवरी चालान के थ्रू इशू होगा, ठीक है। तो वही लिखा है। तो यहाँ पे जब प्लास्टो मैन्युफैक्चर नीड नॉट इशू एनी टैक्सेबल इनवॉइस सेंडिंग द इनपुट्स, तो सुदामा इंडस्ट्रीज के पास, बट वो एक कवर करेगा एक चालान, डिलीवरी चालान के थ्रू वो सेंड करेगा, ठीक है, डिलीवरी चालान के थ्रू वो सेंड करेगा। उसके बाद है whether Sudama Industries should include the value of free of cost plastic and mold supplied by plaster manufacturer in its job charges। तो यहाँ पे सुदामा इंडस्ट्रीज वो इंक्लूड करेगा क्या, सुदामा इंडस्ट्रीज वो इंक्लूड करेगा क्या अगर कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक या मोल्ड अगर वो सप्लाई करता है प्लास्टर मैन्युफैक्चरर्स इन इट्स जॉब चार्जेस, नहीं, उसको इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि जो भी वो इंक्लूड करेगा वो मेनली अगर कुछ भी वो सप्लायर के लाइबिलिटी है बट रेसिपेंट अगर वो पेमेंट कर देता है तो उसको इंक्लूड करते हैं। बट जॉब वर्कर के पास जब वो सेंड करेगा प्रिंसिपल तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो जॉब चार्जेस में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो भी काम करेगा उसके बदले में वो पैसा लेगा। अगर वो प्रिंसिपल कुछ वो पेमेंट करेगा प्लस उसको वो इंक्लूड कर देगा जॉब चार्जेस में, नहीं होगा, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नो पॉइंट ऑफ टाइम वाइज सुदामा इंडस्ट्रीज जो कि सप्लायर ऑफ जॉब वर्क सर्विसेज लाइबल टू पे एनी रॉ मेटेरियल देयरफॉर, जो भी वैल्यू देयरफॉर वो इंक्लूड नहीं होगा इन जॉब चार्जेस इवन दो जिसे हम वो प्रोवाइड किया है जो भी प्लास्टर मैन्युफैक्चरर, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि आलोक प्राइवेट लिमिटेड वो रजिस्टर मैन्युफैक्चरर है एंड वो सेंड कर रहा है स्टील कैबिनेट वर्थ 50 लाख वो सेंड कर रहा है अंडर डिलीवरी चालान टू मेसर्स प्रेम टूल्स, एक रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है एंड फॉर जॉब वर्क ऑन 28 सितंबर। तो यहाँ पे जो भी है आलोक प्राइवेट लिमिटेड वो सेंड कर रहा है प्रेम टूल्स के पास, पीटी के पास सेंड कर रहा है स्टील कैबिनेट्स 50 लाख वर्थ, ठीक है, जॉब वर्क के लिए। उसके बाद स्कोप ऑफ जॉब वर्क में क्या आता है, जो काम है उसमें क्या रहेगा कि वो जो भी माउंटिंग ऑफ स्टील कैबिनेट वो मेटल फ्रेम के ऊपर माउंटिंग करेगा,
स्टील कैबिनेट एंड सेंडिंग करेगा माउंटेड पैनल बैक टू आलोक। तो वो माउंटेड पैनल जो भी रहेगा, क्योंकि मेटल फ्रेम के ऊपर जब स्टील कैबिनेट माउंट होगा तो उसको माउंटेड पैनल बोलेंगे एंड उसको वो जब वर्क करके वो सेंड करेगा आलोक प्राइवेट लिमिटेड के पास। एंड मेटल फ्रेम जो भी चाहिए उसके लिए वो फ्रेम टूल्स प्रोवाइड करेगा, मीन जब वर्क पर वो प्रोवाइड करेगा। फ्रेम टूल्स वो एग्रीड टू कंसिडरेशन 5 लाख फॉर द एंटायर माउंटिंग एक्टिविटी। तो जॉब वर्क के लिए वो 5 लाख चार्ज करेगा एंड दी सप्लाई ऑफ मेटल फ्रेम भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। मेटल फ्रेम मीन्स वो उसका जो भी जॉब वर्कर उसका कुछ मेटल भी उसमें यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माउंटिंग एक्टिविटी मेटल वेस्ट कुछ जनरेट हो जाता है एंड उसको वो सोल्ड कर देता है फ्रेम टूल्स। कितने में सोल्ड कर देता है? 45,000 में सोल्ड कर देता है। Mrs. Frame Tools sent the steel cabinet mounted on the metal frame to Alok Private Limited on 3rd December in the same financial year, मीन्स तो जो मेटल फ्रेम विद इन 1 या 3 ईयर के अंदर वो सेंड कर देता है, तो यहाँ पे कोई भी रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। Assuming that GST रेट क्या रहेगा? GST रेट ऑफ द मेटल फ्रेम है 28%, मेटल वेस्ट है 12% एंड स्टैंडर्ड रेट फॉर सर्विस ऑफ 18%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द GST लायबिलिटी ऑफ Mrs. Frame Tools, ऑल्सो गिव रीजन फॉर द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द वैल्यू ऑफ कैबिनेट इन द जॉब चार्जेस फॉर पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ GST। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये जो सेंड किया है 50 लाख का सेंड किया है स्टील कैबिनेट, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि जॉब वर्कर के पास अगर हम कोई भी सेंड करते हैं बस जॉब वर्किंग के लिए तो वहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं मानते हैं, तो इसलिए ये वैल्यू में नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो 1 ईयर या 3 ईयर के अंदर अगर वो रिसीव बैक नहीं करते हैं तभी जाकर सप्लाई मानेंगे, तो यहाँ 50 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वो 5 लाख का जो जॉब चार्जेस यहाँ पे वो जॉब चार्जेस जो भी वो चार्ज कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? तो यहाँ पे 18% है, सर्विस रेट है 18%। एंड यहाँ पे उसमें जो भी वो इंक्लूड करता है मेटल फ्रेम, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपना जो भी गुड्स रॉ मेटल उसमें यूज कर सकता है जॉब वर्क, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई होगा जॉब चार्जेस एंड उसमें ये वाला जो भी चार्जेस इंक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 5 लाख के ऊपर 18% लगेगा, ठीक है। 5 लाख के ऊपर 18% लगेगा, तो यहाँ पे 90,000 हो जाएगा। देख लेते हैं 5 लाख, हाँ 90,000 यहाँ पे टैक्स होगा। एंड दूसरा यहाँ पे टैक्स लगेगा जो वेस्ट जनरेट हुआ है, वेस्ट के ऊपर लगेगा 12%, ठीक है। 45,000 के ऊपर 12% लगेगा, तो यहाँ पे कितना होगा? तो ये आ जाएगा 5,400। तो यहाँ पे दो टैक्स है, अगर दोनों को मिलाएंगे 95,400 हो जाएगा, 95,400 हो जाएगा जो भी आपका टैक्सेस GST लाइबिलिटी हो जाएगा 95,400 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यहाँ पे बेदी मैन्युफैक्चरर एक रजिस्टर्ड पर्सन है एंड वो इंस्ट्रक्ट करता है उसका सप्लायर को, वो सेंड करेगा कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू राजेश एंटरप्राइजेस हु इज ये जॉब वर्कर। तो जॉब वर्कर को डायरेक्टली वो सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम जो 1 साल 3 साल कहाँ से लेंगे? जहाँ से वो रिसीव करेगा तो वहाँ से लेंगे। आउटसाइड इट्स फैक्ट्री मैसेज फॉर कैरिंग आउट सर्टेन ऑपरेशन ऑन द गुड्स का ऑपरेशन करने के लिए। उसके बाद गुड्स वेयर सेंड बाय सप्लायर 10 अप्रैल नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे जॉब वर्कर के पास वो सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है जो 15 अप्रैल यहाँ पे लेंगे, यहाँ से 1 साल काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद राजेश एंटरप्राइजेस कैरिड आउट जॉब वर्क काम करता है बट उसको रिटर्न नहीं करता है कैपिटल गुड्स को। वो जो कैपिटल गुड्स को रिटर्न नहीं करा है, कैपिटल गुड्स मीन्स यहाँ पे 3 साल देखेंगे। प्रिंसिपल बेदी मैन्युफैक्चरर को वो रिटर्न नहीं करा है। डिस्कस वेदर बेदी मैन्युफैक्चरर वो एलिजिबल होगा कि ITC रिटर्न करने के लिए जो भी अवेल किया है बाय देम ऑन द कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी अवेल किया था, तो वहाँ पे वो रिटर्न कर पाएगा कि ITC नहीं। अगर वो 3 साल के अंदर अगर रिटर्न नहीं करेगा तो वहाँ पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट एक्शन ऑन द GST इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय बेदी मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे क्या एक्शन लिया जाएगा? मीन्स उसको टैक्स भरना पड़ेगा एलोंग विद इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी योर आंसर? अगर वो प्लेस ऑफ कैपिटल गुड्स के जगह अगर ये जिक्स या फिक्सचर या मोल्ड डाइज अगर हो जाएगा तो वहाँ पे अगर वो रिटर्न नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ITC वहाँ पे अवेल कर पाएगा, क्योंकि कोई भी मोल्ड डाइज एंड जिक्स फिक्सचर के लिए कोई भी रिटर्न का टाइम पीरियड नहीं है, तो यहाँ पे वो अवेल कर पाएगा। पहला सिचुएशन में अगर वो नहीं पेमेंट नहीं रिटर्न करता है तो वहाँ पे 3 साल के अंदर वो अगर रिटर्न नहीं करता है तो वहाँ पे उसको देना पड़ेगा टैक्स एंड एलोंग विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट ये मोल्ड डाइज के टाइम नहीं लगेगा तो वहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएगा, ITC लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि आशा लिमिटेड सप्लाई कर रहा है रॉ मेटेरियल टू ए जॉब वर्क कॉरिना लिमिटेड को। आफ्टर कंप्लीटिंग जॉब वर्क द फिनिश गुड्स वो 5,000 पैकेट वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, टू आशा लिमिटेड को। पुटिंग रिसेल सेल प्राइस रिटेल सेल प्राइस डाल देगा 20 रुपीज़ पर पैकेट डाल देगा, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट इन द पैकेट कवर अंडर MRP प्रोविजन में वो कवर हो जाता है। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ कॉरिना अंडर GST लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। पर्टिकुलर्स दे दिया है, वैल्यू दे दिया है। कॉस्ट ऑफ रॉ मेटल दे दिया है 30,000, जॉब वर्क चार्जेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट 10,000 है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर सेंडिंग रॉ मेटल टू द जॉब वर्कर है 3,000 एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर रिटर्निंग द प्रोडक्ट टू आशा लिमिटेड। एंड आशा लिमिटेड पेड सर्टेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फी टू रीना लिमिटेड सो दैट कॉरिना लिमिटेड जो भी जॉब वर्क वो उसको टेक्नोलॉजी को यूज करेगा जॉब वर्क ऑपरेशन में। तो यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे कितना वो वैल्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि GST लॉ के हिसाब से कितना डिटरमाइन करिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या रहेगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या रहेगा? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए जॉब वर्कर क्या चार्ज करेगा? तो जॉब वर्कर में जो भी जॉब काम किया है, ठीक है, उसके लिए जो जॉब वर्क किया है, तो जो भी रॉ मेटल तो उसका काम नहीं है, रॉ मेटल वो जो सेंड किया है कौन प्रिंसिपल, तो वो तो चार्ज नहीं करेगा, ओनली उसका जॉब चार्जेस जो भी है वो उसमें इंक्लूड करेगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे वो इंक्लूड करेगा, यहाँ पे अगर देखेंगे आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेंडिंग ऑफ रॉ मेटल,
तो सेंडिंग जब करेगा जॉब वर्कर के पास कौन, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल वहाँ पे पैसा दिया होगा, तो इसलिए जॉब वर्कर का चार्जेस में इंक्लूड नहीं होगा। बट नॉर्मली जब रिटर्न होता है तो वहाँ पे जॉब वर्कर जो भी उसका ध्यान में वो सेंड कर देता है, ट्रक में सेंड कर देता है, तो इसलिए उसको इंक्लूड करेंगे, एंड टेक्नोलॉजी उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों इंक्लूड होगा, तो तीनों अगर इंक्लूड होगा कितना होगा, हम टोटल कर लेते हैं 10,000 प्लस 4,500 प्लस 22,500, तो टोटल 37,000 आ रहा है। ठीक है, 37,000 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आंसर देखें 35,000, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट मेनली 37,000, ये डिस्काउंट पॉइंट को काट दीजिए क्योंकि डिस्काउंट का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है आईटीसी का, बट हम ओनली ये जॉब वर्कर के रिलेटेड हम डाले थे, तो इसलिए ये डिस्काउंट रह गया था, तो इसको काट दीजिए। आंसर आपका रहेगा 37,000। ठीक है, 37,000 आप आंसर करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर नकुल एक मैन्युफैक्चरर ऑफ पेस्टिसाइड से रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ एंड वो प्रोवाइड कर रहा है टू यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है पर्टेनिंग टू जीएसटी पेड हिम इन द मंथ ऑफ जनवरी मंथ में जो भी जीएसटी पेड किया है, तो पर्टिकुलर्स दे दिया एंड अमाउंट दे दिया है। जीएसटी ऑन मशीनरी परचेज एंड सेंड टू जॉब वर्कर, तो यहाँ पे जो भी डायरेक्टली अगर सेंड करेंगे जॉब वर्कर के पास तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जीएसटी ऑन कार परचेज एक्सक्लूसिवली यूज इन द बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, बट कार के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है, उसका सीटिंग कैपेसिटी मेनली हम मानते हैं कि वो 12 या उससे कम होता है। ठीक है, उसके बाद है जीएसटी ऑन रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद है जीएसटी ऑन रॉ मटेरियल परचेज गुड्स आर रिसीव इन लॉस्ट एंड 25% ऑफ द मटेरियल वो रिसीव इन फेब्रुआरी है, तो हम यहाँ पे जनवरी मंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट फेब्रुआरी में 25% रिसीव करना बाकी है, तो फेब्रुआरी मंथ में जब पूरा 100% रिसीव करेंगे तभी जाकर अलाउ होगा, तो इसलिए यहाँ पे जनवरी मंथ में अलाउ नहीं होगा, आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। जीएसटी ऑन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर दी एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फैक्ट्री है प्रोवाइडिंग दिस इज ऑप्शनल एंड मिस्टर नकुल हैज टेकन आउट द मेजर टू इंप्रूव द रिलेशन ऑफ द लेबरर, तो अगर इंश्योरेंस अगर हम लेंगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो वहाँ पे अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा, बट ये ऑप्शनल है, तो यहाँ पे कोई भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल आईटीसी कितना होगा, ओनली 1,20,000। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्टा मैन्युफैक्चरर जलंधर, ये जो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन जो है हम नहीं करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, नंदेश्वर मैन्युफैक्चरर एक रजिस्टर्ड पर्सन है एंड वो सर्टेन कैटेगरी ऑफ ईयन प्रोसेसिंग कर रहे हैं टू दी जॉब वर्कर इन द जनवरी मंथ में प्रोसेसिंग के लिए, जो जॉब वर्कर जो भी है वो अंडरटेक कर रहा है प्रोसेसिंग वर्क ऑन द ईयन है आज पर दी जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ द नंदेश्वर मैन्युफैक्चरर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जॉब वर्किंग करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द जॉब वर्कर यूज कर रहा है ओन मेटेरियल उसमें यूज कर रहा है, द प्रोसेस ईयन जो भी है उसको वो सेल कर रहा है नंदेश्वर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर का प्रीमाइसेस से वो डायरेक्टली सोल्ड कर रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च में। बैलेंस क्वांटिटी जो भी है यन का एंड वेस्ट मटेरियल वो सेंड बैक कर रहा है जॉब वर्कर टू दी नंदेश्वर मैन्युफैक्चरर इन द अप्रैल मंथ में रिटर्न कर रहा है। द अकाउंटेंट ऑफ द जॉब वर्कर इज ऑफ द ओपिनियन दैट जो भी जॉब वर्कर वो यूज कर रहा है ओन मटेरियल इन द प्रोसेसिंग है उसको हम सप्लाई बिंग मेड बाय नंदेश्वर मैन्युफैक्चरर इन द नेचर ऑफ सप्लाई है गुड्स एज वेल एज सर्विसेज है, तो उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज मानेंगे। तो जो भी ओपिनियन है करेक्ट है क्या नहीं, जो भी गुड्स वो यूज कर रहा है उसमें ओन रॉ मटेरियल यूज कर रहा है इन द जॉब वर्क, तो उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि वो यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली सर्विसेज चार्ज जो है वो टैक्सेबल होगा, बट गुड्स जो भी यूज कर रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय जॉब वर्कर तो उसको हम मानेंगे यहाँ पे शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई ऑफ सर्विसेज से, तो यहाँ पे जॉब वर्कर जो भी चार्ज कर रहा है एंड गुड्स को हम सेपरेटली नहीं लेंगे एंड गुड्स आर नॉट सप्लाई पर से बट यूज इन द प्रोसेसिंग एक्टिविटी फॉर कैरिंग आउट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब वर्क चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर को जाएंगे, असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर, वहाँ पे देखेंगे क्या क्या है। आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँच जाएगा। तो चैप्टर नंबर 16 है यहाँ पे असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एबीसी लिमिटेड इज ए सप्लायर ऑफ मटेरियल मेडिकल इक्विपमेंट है एंड वो वेरियस हॉस्पिटल को सेंड कर रहा है। वाइल सप्लाइंग द इक्विपमेंट एबीसी लिमिटेड नॉट श्योर अबाउट द रेट ऑफ आईजीएसटी, क्या लगेगा वो श्योर नहीं है ऑन सच सप्लाइज, तो डाउट है कि 18% लगेगा या 28% लगेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस एबीसी लिमिटेड इन दिस सिचुएशन, आप यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है प्रॉपर ऑफिसर के पास, ताकि वहाँ पे वो प्रॉपर ऑफिसर प्रोविजनली डिसाइड कर पाएगा कि रेट क्या रहेगा। बट जब वो एप्लीकेशन देगा तो वहाँ पे प्रोविजनली 18% टैक्स लगाएगा, 18% टैक्स लगाएगा। बाद में अगर वो फाइनल असेसमेंट के अंदर अगर वो 28% आता है तो वहाँ पे जो भी डिफरेंशियल टैक्स है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो दे देगा। ठीक है, अगर 18% आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही तो वो ऑलरेडी दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड अगर वो डिटरमाइन नहीं कर पाता है तो वहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट में वो परमिशन लेगा डिस्चार्ज द टैक्स लाइबिलिटी प्रोविजनली 18%। ठीक है, सबमिशन ऑफ बॉन्ड या सिक्योरिटी जब वो देगा, बट सब्जेक्ट टू फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट, जब फाइनलाइजेशन में अगर लाइबल हो जाएगा डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी, अगर वो इंटरेस्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अगर रेट अगर होता है 28%। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो 18% पेमेंट कर दिया है, अगर 18% होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ये
कुलभूषण एंड सन्स एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई कॉन्साइनमेंट ऑफ सर्टेन टैक्सेबल गुड्स का वो कॉन्साइनमेंट सेंड करना है। हाउएवर सिंस इट इज अनएबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय इट, टू डिटरमाइन नहीं कर पाता है वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होगा, एंड वो अप्लाई कर रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सच गुड्स ऑन ए प्रोविजनल बेसिस एलोंग विथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सपोर्ट ऑफ इट्स रिक्वेस्ट, वो अप्लाई कर रहा है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। ऑन 12 जनवरी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स वो इशू करा है ऑर्डर अलाउइंग पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ CGST वो अलाउ करता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं प्रोविजनल बेसिस में, इंडिकेटिंग जो भी वैल्यू ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ विच असेसमेंट इज अलाउड, वो अलाउ कर देता है प्रोविजनल बेसिस में। जो भी अमाउंट है बॉन्ड में वो एग्जीक्यूट करता है, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वो फर्निश करता है, क्योंकि प्रोविजनल जब आप असेसमेंट करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड आपको फर्निश करना पड़ेगा। उसके बाद है कुलभूषण सन्स वो कंप्लाई कर देता है सेम, एंड वो सप्लाई करता है गुड्स 25 जनवरी में वो सप्लाई कर रहा है गुड्स, देयर आफ्टर पे कर रहा है टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड कॉन्साइनमेंट। 19 फरवरी में वो क्या कर रहा है यहाँ पे प्रोविजनल बेसिस में पे कर रहा है टैक्सेस, प्रोविजनल बेसिस में पेमेंट कर रहा है टैक्सेस 19 फरवरी में। कॉन्सिक्वेंट टू द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो भी है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ CGST वो 21 मार्च में टैक्स यहाँ पे 1,80,000 का ड्यू ऑन द कॉन्साइनमेंट, टैक्स ड्यूज 1,80,000 का कॉन्साइनमेंट में ड्यू आता है, मीन्स उसको देना पड़ेगा टैक्स बाकी। और कुलभूषण एंड सन्स पे कर रहा है जो भी टैक्सेस 9 अप्रैल को वो पेमेंट कर रहा है। डिटरमाइन द इंटरेस्ट क्या लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगेगा इफ एनी, कुलभूषण एंड सन्स इन द अबव केस में कितना इंटरेस्ट लगेगा वही बता रहा है। Assuming that all the other fact remaining same, if the consequent to the final assessment order passed by 21 मार्च अगर टैक्स ड्यूज की जगह अगर 4,20,000 अगर रिफंडेबल हो जाता है कॉन्साइनमेंट में, रिफंड ऑफ विच वो अप्लाई करता है कुलभूषण एंड सन्स 9 अप्रैल को वो रिफंड के लिए अप्लाई करता है, बट टैक्स रिफंड हो रहा है 5 जून को, तो वहाँ पे डिटरमाइन करिए कोई भी इंटरेस्ट लगेगा क्या, कुलभूषण को कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा क्या, तो बताइए। पहले हम देखें जो 1,80,000 है उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर फाइनल असेसमेंट का अगर ज़्यादा टैक्स आता है तो वहाँ पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा, कितना टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स तो भरना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, 18% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा, जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट उसका नेक्स्ट डे से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, तो यहाँ पे ड्यू डेट क्या रहेगा, तो ये आपका सप्लाई कर रहा है 25 जनवरी में, उसका ड्यू डेट अगर देखेंगे फरवरी 20 है, नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख है, तो उसका नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा जो कि फरवरी 21 से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। एंड ये फाइनली कब पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है आपका 9 अप्रैल को पेमेंट कर रहा है, 9 अप्रैल को पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगेगा कितना डे के लिए, तो काउंट करिए फरवरी आपका रहेगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो 8 डेज, 8 डेज है फरवरी, मार्च में है 31 डेज एंड अप्रैल में है 9 डेज, तो टोटल 48 डेज के लिए इंटरेस्ट लगेगा 48 डेज के लिए। एंड अमाउंट कितना है 1,80,000 है, एंड यहाँ पे रेट रहेगा 18%, एंड यहाँ पे रहेगा 48/365 डेज, यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे ईयर नहीं लिया है तो डायरेक्टली हम 365 डेज अजम्पशन लेते हैं, ठीक है। तो 1,80,000 18%, 48/365, तो यहाँ पे आ जाता है 4,261, ठीक है, ये इतना इंटरेस्ट वो देगा। उसके बाद वो जो रिफंड उसको मिलना चाहिए था, तो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा क्या, तो यहाँ पे रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट कब मिलेगा, अगर जो भी है जब रिफंड एप्लीकेशन देता है तो उसका 60 डेज के अंदर अगर डिपार्टमेंट दे देता है उसको रिफंड, तो वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 60 डेज के बाद वो देता है इंटरेस्ट, तो अगर रिफंड देगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट 61 डेज से शुरू होगा, जब तक वो पेमेंट करता है उस दिन तक, जब उसको रिफंड मिलता है उस दिन तक उसको इंटरेस्ट 6% करके मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे वो रिफंड एप्लीकेशन देता है, क्वेश्चन में दिया है 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल को उसको 5 जून को मिल जाता है, तो 9 अप्रैल से अगर देखेंगे उसको अप्रैल है 30 डेज का, तो 9 10th, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 22 है अप्रैल में 5, तो 27 डेज में मिल जाता है, मीन 60 डेज के अंदर उसको, नहीं 60 डेज तो नहीं, जून है 60 दिन प्लस 31 डेज, 58 डेज में उसको इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है, 58 डेज में 60 डेज से पहले इंटरेस्ट मिल जाता है, जो रिफंड मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला सिचुएशन में 4,261 इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसको 60 डेज के अंदर रिफंड मिल जाता है, ठीक है, रिफंड मिल जाता है 60 डेज के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को आ जाइए, वही है दिव्या ट्रेडर ऑब्टेन परमिशन फॉर फिजिकल प्रोविजनल असेसमेंट के लिए परमिशन ले लेता है, एंड वो सप्लाई कर रहा है 3 कॉन्साइनमेंट ऑफ फर्नीचर है 28 अप्रैल को। उसके बाद द टैक्स पेमेंट ऑन प्रोविजनल बेसिस वाज मेड इन ऑल 3 कॉन्साइनमेंट के लिए 20 मई को वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो सप्लाई कर रहा है उस डेट से लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट टू द फाइनल असेसमेंट और पास्ड बाय द असिस्टेंट कमिश्नर है AC 21 जून में ऑर्डर देता है, एक टैक्स ड्यूज है 1,20,000 एंड 1,50,000 रिफंडेबल उसको फर्स्ट एंड थर्ड कॉन्साइनमेंट के लिए उसको रिफंड मिलेगा, ठीक है। एंड व्हेयर एज टैक्स ऑफ 1,20,000 उसको देना पड़ेगा सेकंड कॉन्साइनमेंट के लिए। तो यहाँ पे 3 कॉन्साइनमेंट है, तो 3 कॉन्साइनमेंट अगर देखें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, तो 3 कॉन्साइनमेंट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉन्साइनमेंट के लिए यहाँ पे उसको रिफंड मिलेगा, एंड यहाँ पे उसको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेड करना पड़ेगा 1,20,000 एंड यहाँ पे उसको रिफंड मिलेगा 1,20,000 है,
बट यहाँ फर्स्ट कंसाइनमेंट के लिए कितना उसको देना पड़ेगा? नहीं, थर्ड के लिए है आपका 1.5 लाख है, फास्ट के लिए 1,20,000 उसको रिफंड मिलेगा, यहाँ पे उसको 1.5 लाख का रिफंड मिलेगा थर्ड कंसाइनमेंट के लिए, ठीक है, थर्ड कंसाइनमेंट के लिए रिफंड उसको मिलेगा। उसके बाद है दिव्य ट्रेडर्स, वो अप्लाई करा है रिफंड के लिए ऑफ द टैक्स फर्स्ट एंड थर्ड कंसाइनमेंट के लिए 12 जुलाई में। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 12 जुलाई में वो एप्लीकेशन देता है एंड पे कर रहा है टैक्स ड्यूज सेकंड कंसाइनमेंट का जो भी है सेम डे में वो पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे उसको 12 जुलाई में वो अप्लाई कर रहा है, 12 जुलाई में अप्लाई कर रहा है एंड यहाँ पे 12 जुलाई में वो अप्लाई कर रहा है, 12 जुलाई में वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 12 जुलाई में वो पेमेंट कर रहा है, क्योंकि पेड करना था ना, तो उसको पेमेंट कर रहा है, ये 12 जुलाई में रिफंड अप्लाई कर रहा है एंड उसको पेमेंट कर रहा है। उसके बाद है टैक्स एक्चुअली वो रिफंडेड टू इट ऑन फर्स्ट कंसाइनमेंट 8 सितंबर में वो उसको टैक्स जो भी रिफंड मिल रहा है एंड थर्ड कंसाइनमेंट के लिए 18 सितंबर में उसको रिफंड मिल रहा है। तो एक मिनट, फर्स्ट कंसाइनमेंट के लिए 8 सितंबर, सेकंड थर्ड के लिए, तो फर्स्ट कंसाइनमेंट के लिए वो 18 सितंबर में उसको मिल रहा है रिफंड एंड यहाँ पे थर्ड कंसाइनमेंट के लिए 18 सितंबर में उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें 12 जुलाई से अगर लेंगे तो 12 जुलाई से अगर लेंगे तो 13 से अगर लेंगे तो ये 60 डेज़ के अंदर आ रहा है क्या? हाँ हाँ आ रहा है ये 60 डेज़ के, क्योंकि अगर जुलाई से हम अगर रैंडमली लेंगे तो भी ये आ जाता है, 60 डेज़ के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा फर्स्ट कंसाइनमेंट के लिए, उसको कोई भी रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा अगर 12 जुलाई से देखेंगे तो 12 जुलाई से अगर देखें 29 तक कितना आ रहा है, जो 31 तक, तो 31 तक अगर देखें 19 डे प्लस यहाँ पे 19 डे प्लस जुलाई अगस्त में 31 डेज 50 डेज प्लस यहाँ पे 10 डेज, तो यहाँ पे 61 डेज से अगर देखेंगे 61 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 8 डेज़ के लिए यहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 8 डेज़ के लिए इंटरेस्ट मिलेगा 1,50,000 है, 6% एंड 8/365 है। तो देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर भी इंटरेस्ट तो मिलेगा ना इसको। तो यहाँ पे 197 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 197 रुपीज़ का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो उसको ड्यू था ना, वो ड्यू कब से था, तो ड्यू था कि उसको वो सप्लाई कब किया है, सप्लाई किया है यहाँ पे 28 अप्रैल को सप्लाई किया है। तो उसका अगर ड्यू डेट देखेंगे मई 20 होगा ड्यू डेट, नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख रहता है, तो मई 21 से शुरू हो जाएगा के लिए इंटरेस्ट कब तक मिलेगा, जुलाई 12 तक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मई मंथ 31 का है, तो मई मंथ अगर देखें 10 डेज का है, में जून में है 30 डेज़ का है, उसके बाद जुलाई है 12 डेज़ का, तो 53 डेज़ का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 53 डेज़ का इंटरेस्ट मिलेगा 1,20,000, 18% है एंड 53/365 है, कितना रहेगा 1,20,000 18%, 53/365, तो यहाँ पे आ रहा है 3,136 है। देखिए कितना इंटरेस्ट का डिफरेंस है, वही डेट में वो पेमेंट किया है एंड अप्लाई किया है, बट डिफरेंस देख लीजिए, पहला इंस्टॉलमेंट में तो कोई भी उसको रिफंड नहीं मिलेगा, यहाँ पे ड्यू हो जाएगा 3,136, बट यहाँ पे फर्स्ट कंसाइनमेंट के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट सेकंड थर्ड कंसाइनमेंट के लिए मिल जाएगा इंटरेस्ट 197 मेनली इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा, ठीक है, 197 है उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 60। इसको अगर आप नोट से देखेंगे आज से आपको समझ आ जाएगा, फिर भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रोविजनल असेसमेंट कब लगेगा, अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन अगर डिटरमाइन नहीं कर पाता है वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज या सप्लाई या रेट ऑफ जो भी टैक्स अगर डिटरमाइन नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे वो राइटिंग में अप्लाई करेगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे हो गए कौन, असिस्टेंट कमिश्नर या जो भी डिप्यूटी कमिश्नर हो गया, ACDC होंगे यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। एंड ये 90 डेज़ के अंदर वो प्रोविजनल ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है, एंड उनको अलाउ करेंगे प्रोविजनल बेसिस में जो भी टैक्स दीजिए एंड एक सिक्योरिटी बॉन्ड फाइल करिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइल करिए। उसके बाद है ACDC यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे जो भी डिटरमाइन होगा टैक्स पेबल कितना होगा सब्जेक्ट टू फाइनल डिटर्मिनेशन। उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट जो भी होगा वो पे करेंगे प्रोविजनल बेसिस में, बट जब आफ्टर फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड तो फाइल करना पड़ेगा, बट फाइनलाइजेशन होने के बाद जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है टैक्स एलोंग विद इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा अगर पेबल है, ठीक है। उसके बाद है ये जो क्वेश्चन है सिमिलर है, हम जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 किए थे सिमिलर क्वेश्चन है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही प्रोविजनल बेसिस में जो भी क्वेश्चन आता है यही सब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है कि एक्सप्लेन द रिकॉर्ड्स दैट में बी टेकन बाय ऑफिसर इन केस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर फर्निश नहीं कर पाता है, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड इन द रिटर्न फाइल, व्हाट
वाइल कंडक्टिंग स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 61। तो स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न जब होगा सेक्शन नंबर 61 में, तो क्या क्या एक्शन लेगा प्रॉपर ऑफिसर, अगर सही से वो अगर डिटरमाइन नहीं कर पाता है, डिक्लेयर नहीं कर पाता है, तो पहले से उसका ऑडिट होगा। ठीक है, ऑडिट जो नॉर्मल ऑडिट होगा, उसके बाद जो भी ऑडिट करते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑडिट कराएगा मीन्स डायरेक्शन देगा कि उस पर्सन को आप ऑडिट कराइए थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिट कराइए। उसके बाद उसका इंस्पेक्शन सर्च सीजर होगा, फाइनल क्या होगा, उसका डिमांड रिकवरी होगा। 73 74 का प्रोसेस लगेगा। तो 4 सिचुएशन होगा, ऑडिट होगा 2 सिचुएशन में, थर्ड में यहाँ पे इंस्पेक्शन सर्च सीजर होगा एंड फोर्थ में उसका रिकवरी होगा। ठीक है, डिमांड लगेगा उसके बाद 73 74 का। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर नहीं फर्निश कर पाता है, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन का प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे ऑडिट कराएगा या डायरेक्शन देगा कि आप ऑडिट कराइए कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट से, या एक्सरसाइज करेगा पावर इंस्पेक्शन सर्च सीजर का है, या उसका जो भी टैक्स डिटरमाइन करेगा डिमांड 73 74 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है whether principle of natural justice is must be followed before passing assessment order against unregistered person। yes, principles of natural justice देना ही पड़ेगा। अगर कोई भी उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन अगर आप ऊपर लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 63। तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन का कैसे सेक्शन नंबर 63 में कैसे उसका असेसमेंट होगा। तो अगर कोई पर्सन अगर वो लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए बट रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है, या अगर कोई भी पर्सन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है बट वो लाइबल होता है टैक्स के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर जो भी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न उसका 5 साल के अंदर उसका असेसमेंट कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, बट उससे पहले उसको क्या देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 73 जो 63 में अगर कोई भी पर्सन अगर फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बट वो लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, या वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है बट वो लाइबल होता है टैक्स देने के लिए, तो वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसका प्रॉपर ऑफिसर उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। असेसमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर विद इन 5 ईयर असेसमेंट करेगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न एंड सच असेसमेंट ऑर्डर वो पास्ट करेगा एंड विदाउट उसको देना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड। बट यहाँ पे जो कैंसिल हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन होता है जहाँ पे कैंसिल हो जाता है, जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम सेक्शन नंबर 29 में देख के आए हैं। कुछ सिचुएशन में जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, जैसे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर कॉन्ट्रावेंशन करता है कोई भी प्रोविजन, या कोई पर्सन कंपोजिशन लेवी वाला है बट 3 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड का वो अभी भी रिटर्न नहीं फाइल करा है, या नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन अगर 6 मंथ का कंटिन्यूस 6 मंथ का रिटर्न नहीं भरता है, या कोई वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन लिया था बट 6 मंथ हो गया अभी तक कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर रहा है, या कोई पर्सन अगर वो फ्रॉड करके रजिस्ट्रेशन लेता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, तो रजिस्ट्रेशन मेनली कैंसिल हो जाता है। तो वही है। उस पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि इच समरी असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी नेसेसरली पास्ड अगेंस्ट रजिस्टर्ड पर्सन। तो समरी असेसमेंट ऑर्डर रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में पास होता है नहीं। यहाँ पे समरी असेसमेंट ऑर्डर इवन अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर होता है, तो वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टर के ऊपर या वेयर हाउस कीपर है या पर्सन इंचार्ज जो भी है उसके ऊपर भी यहाँ पे समरी असेसमेंट ऑर्डर होता है। अगर कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन अगर पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे पर्सन इंचार्ज के ऊपर भी होता है, यहाँ पे समरी असेसमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस एज पर सेक्शन नंबर 64 के हिसाब से आप बताइए। सब थियोरिटिकल क्वेश्चन है, बुक में है, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समरी असेसमेंट कब होता है, मेनली प्रॉपर ऑफिसर प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू के लिए प्रॉपर ऑफिसर जो भी एडिशनल जॉइंट कमिश्नर का परमिशन लेकर वो यहाँ पे समरी असेसमेंट कराता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल पर्सन कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पे इनकम देने के लिए लाइबल होता है। ठीक है, अगर डिले करेंगे तो वहाँ पे एडवर्सली इफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ इंटरेस्ट का एडवर्सली इफेक्ट करेगा, मीन्स बहुत बड़ा वहाँ पे वो फ्रॉड कर लेगा, तो इसलिए वहाँ पे वो समरी असेसमेंट कराता है। बट यहाँ पे एडिशनल जॉइंट कमिश्नर है, वहाँ पे वो विड्रॉ कर सकते हैं ऑन एप्लीकेशन अगर देगा जो भी टैक्स पेयर 30 डेज के अंदर ऑन द रिसीव ऑफ ऑर्डर रिसीव करने के बाद 30 डेज के अंदर अगर वो यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन देगा एंड सब कुछ टैक्स पेमेंट कर देगा, रिटर्न फाइल कर देगा, तो वहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। या ओन मसन वो खुद अगर एडिशनल जॉइंट कमिश्नर अगर चाहेंगे तो वहाँ पे वो विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अगर चाहेंगे कि ये इरोनियस होगा, ठीक है, एंड वो बोलेंगे कि आप फॉलो करें सेक्शन नंबर 73 74 में, आप डिमांड जो भी है वो डिमांड कैलकुलेशन करके उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसका असेसमेंट मत करिए। ठीक है, उसके बाद है वेयर द टैक्सेबल पर्सन टू होम लाइबिलिटी पर्सन अगर आर्सर्टेनेबल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे जो भी पर्सन इंचार्ज को हम मानेंगे यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन इंचार्ज को मानेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि एक्सप्लेन इन व्हाट केसेस असेसमेंट ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर में भी विड्रॉन। तो कौन सा सिचुएशन में असेसमेंट ऑर्डर जो भी पास होता है वो विड्रॉन हो जाता है। 2 सिचुएशन में, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर और दूसरा है समरी असेसमेंट, ये दोनों सिचुएशन में विड्रॉ हो सकता है। ठीक है, मेनली 30 डेज था, बट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर के केस में अभी जो पीरियड है वो बढ़ गया है, अमेंडमेंट होके ये हो गया है कि 60 डेज के अंदर अगर वो एप्लीकेशन दे देता है। फर्दर अगर चाहेंगे तो यहाँ पे जो भी ऑफिसर अगर चाहेंगे तो वहाँ पे फर्दर वो 60 डेज एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 62 साल ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन वो वैलिड रिटर्न अगर 60 डेज के अंदर अगर वो फाइल कर देता है, या फर्दर 60 डेज अगर वो एडिशनल फी देकर 100 पर ईच डे डिले पीरियड के लिए 60 डेज के बाद, तो वहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है,
एंड यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, पर पेमेंट ऑफ लेट फी उसको देना पड़ेगा, कंटिन्यू लगेगा। एंड दूसरा है समरी असेसमेंट। तो समरी असेसमेंट में अगर टैक्सेबल पर्सन अगेंस्ट होम एक समरी असेसमेंट ऑर्डर चलता है तो वहाँ पे अगर वो अप्लाई करता है विड्रॉल के लिए जुडिशनल जो भी एससीडीसी के पास, एससी जेसी के पास, तो वहाँ पे वो विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। बट सेक्शन नंबर 73 74 का प्रोसीजर लगेगा, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर चाहे तो ओन मोशन में भी यहाँ पे वो समरी असेसमेंट को विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है, विड्रॉ करा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वीराज, ये जो क्वेश्चन है हम किए थे टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में किए थे, या हाँ टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में किए थे। ये जो क्वेश्चन है तो सिमिलर क्वेश्चन है, किए हैं। बट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट मेनली प्रेस्क्राइब होता है जीएसटी में, ब्रीफली एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। तो कितने टाइप्स का ऑडिट होता है? 3 टाइप्स का ऑडिट होता है। एक ऑडिट जो भी है नॉर्मल ऑडिट होता है, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा ऑडिट होता है। उस पर दूसरा ऑडिट होता है जो भी मेनली डिपार्टमेंट बोलता है शॉर्ट सीजर के टाइम वो ऑडिट होता है, और कुछ ऑडिट जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। तो 3 टाइप्स का ऑडिट मेनली रहता है, ठीक है, स्पेशल ऑडिट जो कि बोलते हैं हम। तो 3 टाइप्स का ऑडिट, अगर पहला है ऑडिट, अगर बुक्स देखें तो वहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है, उसका नीचे लिखा हुआ है जो नॉर्मल ऑडिट रहता है, ठीक है। तो बुक में सब कुछ है एंड अच्छे तरीके से है, तो आप अगर बुक रेफर करेंगे तो ये जो थ्योरी क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। फिर भी मन का तसल्ली के लिए हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपको भी लगे हाँ ये भी चैप्टर हमारा हो गया है, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स का ऑडिट रहता है। पहला ऑडिट जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं सेक्शन नंबर 35 सेक्शन 5 के हिसाब से। उसका ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, अगर कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर ऑफ दी जीएसटी वो ऑर्डर देते हैं कि ऑडिट करने के लिए। उसके बाद है स्पेशल ऑडिट, जो कि अगर कोई भी स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अगर लगता है डिपार्टमेंट को तो वहाँ पे वो बोलेगा कि आप ऑडिट कराइए, आपका स्पेशल ऑडिट कराइए, ठीक है। तो यहाँ पे इज ऑफ द ओपिनियन दैट वैल्यू अगर करेक्टली डिक्लेयर नहीं हुआ है या आईटीसी अगर वो सही से नॉर्मल लिमिट के अंदर अवेल नहीं किया है तो वहाँ पे वो बोलेगा कि स्पेशल ऑडिट कराइए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, यस वही ऑडिट है, 2 टाइप्स का यहाँ पे दिया है, बट हम 3 टाइप्स का ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया है कि व्हाट आर द पावर अवेलेबल टू द प्रॉपर ऑफिसर फॉर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे क्या क्या पावर है, वही पावर है, ऑडिट कराएगा। 2 टाइप्स का ऑडिट, खुद ऑडिट बोलेगा कराने के लिए, एंड दूसरा बोलेगा कि आप डायरेक्शन देगा ऑडिट कराने के लिए। उसके बाद बोलेगा कि प्रोसीजर लगाएगा कि इंस्पेक्शन प्रोसीजर वाला, एंड लास्ट है सेक्शन नंबर 73 74 लगाएगा, ठीक है, यही दिया है। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, क्या रहेगा, इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट वाला चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 18 है इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट। बहुत मेहनत लग रहा है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, बहुत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे दिया है कि लिस्ट दी सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 67 में क्या क्या सेफगार्ड प्रोवाइड होता है फॉर पावर ऑफ शॉर्ट्स एंड सीज में। तो यहाँ पे क्या क्या पावर जो भी था प्रॉपर ऑफिसर का, तो यहाँ पे आरसीसी को क्या क्या सेफगार्ड मिला है, ठीक है, क्या क्या सेफगार्ड मिला है, ज़्यादा सेफगार्ड नहीं है बट कुछ छोटा छोटा सेफगार्ड है। तो सर्टेन सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 67 इन रेस्पेक्ट ऑफ पावर ऑफ शॉर्ट सीजर के अगेंस्ट में कुछ सेफगार्ड अवेलेबल है, जैसे सीज गुड्स जो भी लेते हैं उसको बियॉन्ड जो भी पीरियड है एग्जामिनेशन के लिए जितना पीरियड चाहिए उतना पीरियड तक रख सकते हैं, उसके बाद उनको वापस करना पड़ेगा। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए अलाउ करते हैं, पर सीज गुड्स वो 6 मंथ के अंदर उनको देना पड़ेगा, पर एक्सटेंशन भी 6 मंथ मैक्सिमम एक्सटेंशन कर सकते हैं, उस पीरियड के अंदर उनको वापस करना पड़ेगा। इन्वेंटरी ऑफ सीज गुड्स वो भी सीजिंग ऑफिसर देगा क्या क्या लेकर जा रहा है, ठीक है, ये सब देगा। पेरिसेबल हैजार्डियस गुड्स उसको वो डिस्पोज कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर सीजर, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, ठीक है। एंड अदर जो भी प्रोविजन के लिए सीपीसी का प्रोविजन लग जाएगा, यही है, बुक्स रेफर करिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हु कैन ऑर्डर फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। तो इंस्पेक्शन के लिए कौन ऑर्डर देगा एंड कौन सा सिचुएशन में वो ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे जो भी ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर या ऊपर वाला ऑफिसर वो मेनली ऑर्डर देता है फॉर इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 67 में इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी ओनली ओपन रिटन ऑथराइजेशन गिवन बाय द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर और एबव वाला ऑफिसर वो रिटन ऑथराइजेशन देंगे, तभी जाकर ये सीजीएसटी ऑफिसर या एसजीएसटी ऑफिसर यहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। और जॉइंट कमिश्नर चाहे तो खुद भी यहाँ पे कर सकता है, या हायर ऑफिसर अगर चाहे तो वो कैन गिव ऑथराइजेशन ओनली इफ हैज अगर रीजन टू बिलीव, उनको अगर रीजन टू बिलीव होता है तभी जाकर वो यहाँ पे ऑथराइजेशन देंगे। क्या क्या है, अगर कोई भी सप्रेस करता है ट्रांजैक्शन या सप्रेस करता है स्टॉक्स, या अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर कम करता है या आईटीसी ज़्यादा क्लेम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे सप्रेस करता है स्टॉक या आईटीसी एक्सेस करता है, कॉन्ट्रावेंशन करा है प्रोविजन, या ट्रांसपोर्टर या वेयर हाउस कीपर या गोडाउन कीपर अगर वो कोई भी गुड्स अगर छुपाते हैं जो कि लाइबल होता है टैक्स के लिए, तो वहाँ पे वो ऑर्डर देगा जॉइंट कमिश्नर या ऊपर वाला ऑफिसर वो ऑर्डर देगा। उसका तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि हु कैन ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर। तो यहाँ पे सर्च एंड सीजर के लिए कौन ऑर्डर मेनली देता है, वही जॉइंट कमिश्नर या उसका ऊपर वाला ऑफिसर मेनली वो राइटिंग में सर्च सीजर के लिए वो ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च ऑथराइजेशन कैन बी गिवन ओनली जॉइंट कमिश्नर, अगर उनको लगता है कि रीजन टू बिलीव अगर लगता है कोई भी गुड्स अगर वो कॉन्फिस्केशन होता है या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो रखते हैं छुपा के हिडन प्लेस में रखते हैं तो वहाँ पे वो ऑर्डर देते हैं जॉइंट कमिश्नर या ऑफिसर ऑफ द रैंक, वो हिमसेल्फ सर्च सीजर भी कर सकते हैं, जॉइंट कमिश्नर ऊपर वाला ऑफिसर वो सर्च सीज भी कर सकते हैं, बट इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, इंस्पेक्शन लोअर वाला ऑफिसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि
डिस्क्राइब द पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज बाय ऑफिसर। वैलिड सर्च में क्या क्या पावर है, वैलिड सर्च में वो सब कुछ डिटेन करेगा, गुड्स एंड जो भी गुड्स में स्टॉक इन ट्रेड नहीं कर सकता है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ वो डिटेन कर सकता है। अगर कोई भी अलमीरा में है, अगर वो एक्सेस नहीं देता है, डिनाई करते हैं, तो वहाँ पे भी वो उसको तोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑफिसर कैरिंग आउट सर्च हैज द पावर टू सर्च एंड सीज द गुड्स, जो कि लाइबल होता है कॉन्फिस्केशन के लिए, डॉक्यूमेंट एंड बुक्स भी कर सकता है फ्रॉम द प्रीमाइसेस सर्च। उसके बाद ऑफिसर पावर होता है कि वो ब्रेक कर सकता है डोर ऑफ द प्रीमाइसेस ऑथराइज सर्च के लिए, अगर एक्सेस अगर नहीं देते हैं, या जो भी कैरिंग आउट करते हैं प्रीमाइसेस में वो ब्रेक कर सकते हैं अलमीरा बॉक्स, अगर एक्सेस डिनाई करते हैं, वही वाला वो ज़्यादा दिखाया है बट प्रोविजन वही है। एंड वो सील भी कर सकते हैं प्रीमाइसेस, अगर एक्सेस वो डिनाई करेंगे तो वहाँ पे वो प्रीमाइसेस सील भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक्सप्लेन दी सेफगार्ड अंडर सेक्शन नंबर 69। तो अरेस्ट में क्या क्या सेफगार्ड होगा, तो अरेस्ट मेनली 2 टाइप्स का होता है, कुछ कॉग्निजेबल अरेस्ट है और कुछ नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट है। तो जो कॉग्निजेबल अरेस्ट है जो कि है नॉन बेलेबल, तो वहाँ पे बेल आपको नहीं मिलेगा, तो बट जिस पर्सन को अरेस्ट में लेते हैं तो उसको ग्राउंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा एंड 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उनको प्लेस करना पड़ेगा। बट जो नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट है जो कि बेलेबल है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मेनली बेल में छोड़ देंगे, अगर बेल में नहीं कोई नहीं आता है लेने के लिए, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास उनको प्लेस करना पड़ेगा एंड अदर प्रोविजन सब कुछ सीपीसी एक्ट का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 69 में यहाँ दिया है कि फॉलोइंग सेफगार्ड अवेलेबल होता है अगर पर्सन अरेस्ट होता है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो वहाँ पे ग्राउंड उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा एंड प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर के अंदर। अगर पर्सन अरेस्ट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो उसको बेल में छोड़ देंगे, अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है बेल में, तो वहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट। अलग प्रोसीजर के लिए उसको सीपीसी का फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि अरेस्ट किसको बोलेंगे, तो अरेस्ट का डेफिनेशन ऐसे कुछ नहीं है, बट अरेस्ट में कोई भी डिफाइन नहीं हुआ है। अरेस्ट में कोई भी पर्सन का हम अगर कस्टडी ले लेते हैं लीगली, ठीक है, लीगली अगर कस्टडी ले लेते हैं तो उसको ये अरेस्ट करते हैं। मीन्स टेकिंग कस्टडी ऑफ ए पर्सन अंडर लॉफुल कमांड और अथॉरिटी के थ्रू, लीगली अगर ले लेंगे। या कोई पर्सन अगर अरेस्टेड कब बोलेंगे, अगर वो रिस्ट्रेंट हिज लिबर्टी पावर और कॉलर ऑफ लॉफुल वारंटी। अगर कोई पर्सन को हम कब बोलेंगे अरेस्ट, अगर वो उसका जो भी लिबर्टी अगर खो जाएगा, खो देगा लिबर्टी या कॉलर और लॉफुल अगर वो खो देगा, तभी हम बोलेंगे कि वो अरेस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट दी सर्कमस्टेंसेस वेयर प्रॉपर ऑफिसर अरेस्ट करेगा, तो प्रॉपर ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए सेक्शन नंबर 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी डी 4 क्लॉज में अगर आएगा, या सेक्शन नंबर 132 सबसेक्शन 2 में अगर आएगा, तभी जाकर उसको अरेस्ट करेंगे, बट उसका अमाउंट 2 करोड़ से होना चाहिए। बट अगर रिपीटेटिव अगर ऑफेंस करेगा तो वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं देखेंगे, 2 करोड़ का लिमिट नहीं देखेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। तो 4 सिचुएशन क्या है, तो 4 सिचुएशन है, अगर कोई पर्सन वो सप्लाई करा है विदाउट इनवॉइस, या वो इनवॉइस इशू करा है विदाउट सप्लाई, या वो डिपोजिट कलेक्ट करा है टैक्सेस बट डिपोजिट नहीं कर रहा है, 3 मंथ हो गया है, या अगर वो आईटीसी ज़्यादा क्लेम करा है, तो ये चारों सिचुएशन में उसको अरेस्ट कर सकते हैं अगर उसका अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी वो अरेस्ट कर सकता है अगर कोई पर्सन रीजन टू बिलीव दैट, अगर वो कोई भी ऑफेंस करता है जो भी पनिशेबल होगा 132 सबसेक्शन 1 ABCD क्लॉज में या सबसेक्शन 2 में। एक पर्सन अरेस्ट कब होगा, अगर उसका 2 करोड़ से ज़्यादा है, बट ऑफेंसेस क्या है, ऑफेंसेस से अगर वो सप्लाई करा है विदाउट इनवॉइस, या इशू करा है इनवॉइस विदाउट सप्लाई, या कलेक्ट करा है बट डिपोजिट नहीं करा है बियॉन्ड 3 मंथ, या आईटी से अगर ज़्यादा, मीन्स आईटी से अगर विदाउट रिसीविंग गुड सर्विसेज रिसीव नहीं करा है बट वो आईटी क्लेम करा है। उसके बाद है मॉनिटर लिमिट नॉट एप्लीकेबल, अगर वो कमिटेड अगेन मीन्स रिपीटेड ऑफेंस अगर करेगा, तो वहाँ पे ये मॉनिटर लिमिट 2 करोड़ नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली वहाँ पे उसको अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि डिस्कस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू होम समन इशूड। तो जिसके पास समन जाता है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो लीगली बाउंड होगा टू अटेंड करेगा खुद, या अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी वो वहाँ पे जाकर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। बट अगर उसको चाहिए उसका प्रेजेंट वहाँ पे होना चाहिए, तो उसको प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे। मेनली जो भी बोलेगा वो ट्रूथ सब कुछ सही बोलेगा एंड सत्य सब कुछ बोलेगा, एंड जो भी सब कुछ वो मांगेंगे सब कुछ उसको देना पड़ेगा, मीन्स कोऑपरेशन मेनली देना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट जो भी उनको चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन व्हिच एक्सेस ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस अलाउड। तो कौन सा सिचुएशन में एक्सेस अलाउ होता है बिजनेस प्रीमाइसेस का। ऑल्सो लिस्ट द रिकॉर्ड जो कि प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जो भी रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे जीएसटी का जो भी सब कुछ प्रोसीजर, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ रिकॉर्ड उनको सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है जो भी आपका कॉस्ट का रिकॉर्ड है, तीसरा है जो भी आपका टैक्स का रिकॉर्ड है, चौथा चीज़ है आपका जो भी अगर देखेंगे ट्रायल बैलेंस को उसको भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पांचवा चीज़ आपको क्या करना है, पांचवा चीज़ हो गया आपका, और एक चीज़ है ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में, एंड अदर जो भी डॉक्यूमेंट है, तो आपको ये चीज़ सब कुछ यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। 7 चीज़ है, तो मेनली 6 चीज़ है रिकॉर्ड जो भी जीएसटी में प्रिपेयर होता है मेंटेन होता है, या ट्रायल बैलेंस, ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड। बट क्या क्या यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि कहाँ पे कौन सा सिचुएशन में एक्सेस ऑफ द बिजनेस अलाउड होता है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो कोई भी कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर चलता है तो वहाँ पे जो भी एम्पावर्ड ऑफिसर है उसका एक्सेस ऑफ द बिजनेस भी मैसेज आ जाता है, विच में भी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी के लिए उसको चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सेस ऑफ द ऑफिसर इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब कुछ वो चेक कर सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन जो की है उसको सब कुछ वो प्रोवाइड करेगा, फर्निश करेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। सिमिलरली
अगर जो भी पर्सन इंचार्ज है वो भी प्रीमाइसेस वो बाउंड हो जाता है, वो भी सब कुछ यहाँ पे जो भी डेप्यूटेड प्रॉपर ऑफिसर को वो देगा, प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट अगर ऑडिट के लिए वो अपॉइंट होते हैं उनको भी सब कुछ रिकॉर्ड्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग रिकॉर्ड्स वो सब कुछ देना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ये 6 चीज़ देना पड़ेगा। क्या क्या 6 चीज़ें? पहला है आपका जो भी जीएसटी में सब कुछ डॉक्यूमेंट है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद है ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट है, कॉस्ट का रिकॉर्ड, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड एंड अदर जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 3 बार दिया है, ये वाला सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके बाद ये वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, आता रहता है। उसके बाद है, अगर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व फाइल इशूइंग समन। तो समन जब भेजेंगे तो वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशन होगा, तो नॉर्मल जो भी प्रिकॉशन होगा उसको अपीयरेंस चाहिए, ठीक है, अपीयरेंस उसका चाहिए, अगर जस्टिफाइड होगा मीन्स उसका अपीयरेंस अगर जरूरत है तभी जाकर समन भेजेंगे अपीयरेंस के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं बैठाएंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको भेजें पूछेंगे, ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं टॉर्चर ज़्यादा नहीं करेंगे, यही सब कुछ समन में प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, बट मैक्सिमम नहीं लेते हैं। तो फॉलोइंग प्रिकॉशन मेनली जनरली ऑब्जर्व होगा जब इशू करते हैं, मेनली उसका अपीयरेंस, समन शुड नॉट बी इशूड फॉर अपीयरेंस नॉट जस्टिफाइड, अगर जस्टिफाइड नहीं होगा तो उनको नहीं बुलाएंगे, अगर अपीयरेंस की ज़रूरत है तभी जाकर हम उनको बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे रिपीटेडली हम उनको नहीं बुला सकते हैं, आज प्रैक्टिकेबल हम उनको चाहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ अपीयरेंस उनका चाहिए जो भी पर्सन को समन में भेजेंगे। उसके बाद हम रेस्पेक्ट करेंगे उनका टाइम को, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम उनको नहीं बैठा कर रखेंगे, बट अगर कोई भी सिचुएशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सीरियस है, तो वहाँ पर हम बैठा सकते हैं ज़्यादा पीरियड के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रेफरेबली स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर के अंदर उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। हाउएवर एक्सेप्शन कुछ मैटर करता है, जब अदर फैक्ट अगर अलाउ करता है तभी जाकर अदर ऑफिस आवर के बाहर भी हम उनको बुला सकते हैं। तो 4 जो भी सिचुएशन है, पहला है उनका अपीयरेंस अगर जरूरत है तभी जाकर उनका अपीयरेंस बुलाएंगे, दूसरा है उनको ऑफिस आवर के हम बुलाएंगे, तीसरा है यहाँ पे को रिपीटेडली नहीं बुलाएंगे, चौथा है आज प्रैक्टिकल हम चाहेंगे कम से कम टाइम में